कुछ लोगों ने कहा था कि समय रखा जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं, समय नहीं रखा जा सकता है। अगर राज्यपाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उस स्टेट के, वो चाहते हैं या राष्ट्रपति चाहते हैं कि नहीं, समय या ये सरकार गिरने वाली है या सरकार बदलने वाली है। अनुच्छेद 200 क्या कहता है सर इसी से? अब ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो 142 की शक्तियां हैं वो किस सीमा तक हैं, कहाँ तक हैं। ये अभी शुरू हुआ है, अब आगे देखते हैं कि आगे कहाँ तक ये। कोर्ट ने कल टिप्पणी की थी कि निशिकांत दुबे जो है छपना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये बिटरनेस को भी दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि रूलिंग पार्टी के लोग अगर बहकते हैं या भटकने की कोशिश करते हैं संविधान की आड़ लेकर, तो सर्वोच्च न्यायालय उनको कहीं न कहीं सबक देता है कि ये संविधान हमारा ऐसा है, आप इस सीमा में रहिए। इसी का रिवेंज है कि 14 सवाल दागे गए सुप्रीम कोर्ट पे। दूसरा सर, कि क्या कोई बाउंडेशन दिया है राष्ट्रपति महोदया ने? तो महामहिम राष्ट्रपति ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही पत्र लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत जो है 14 सवाल पूछे हैं। उन 14 सवालों के जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा से। सर, क्या लग रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अल्टीमेटम दिया था, टाइम बाउंडेशन दिया था, अब राष्ट्रपति महोदया ने 14 सवाल पूछे हैं, क्या है वो सवाल? देखिए, वो सवाल जो अभी का घटनाक्रम है और पिछले आप समझे 1-2 साल में जो भी संवैधानिक क्वेश्चन उठे हैं, उनसे संबंधित है सवाल। और अभी जो जो एक बहुत ज़्यादा प्रबल सवाल बन गया है, वो ये बन गया है कि तमिलनाडु सरकार की जो पिटीशन आई थी, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में आकर कि हम जो विधेयन करके भेजते हैं, उसको वहाँ के जो राज्यपाल हैं, वो उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, तो उनका बिल पे एसेंट नहीं आता है, इसकी वजह से बिल नहीं बन पाता, तो आगे की प्रक्रिया रुक जाती है, तो विधेयन की प्रक्रिया पूरी रुक चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी बातों को सुनते समझते हुए ये निर्देश दे दिया कि विधेयन, वो जो विधेयन पड़े हुए हैं उनके पास, जो बिल टेबल पे राज्यपाल महोदय के पड़े हुए हैं, वो इतने टाइम में वो उस पर हस्ताक्षर करके नोटिफाई करेंगे। तो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो अनुच्छेद 200 हमारे संविधान का है, उसमें ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तो समय सीमा नहीं है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने हिसाब से करेंगे, या पॉकेट वीटो का एक कंसेप्ट है कि पॉकेट वीटो लगाकर रखे रहेंगे टेबल पर, जब तक मैं चाहूँ रख सकता हूँ। समय नहीं है तो नहीं है। संविधान सभा ने इस चीज़ पर चर्चा भी की थी और इस पर गहन चर्चा है। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कुछ लोगों ने कहा था कि समय रखा जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं, समय नहीं रखा जा सकता है। अगर राज्यपाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उस स्टेट के, वो चाहते हैं या राष्ट्रपति चाहते हैं कि नहीं, समय या ये सरकार गिरने वाली है या सरकार बदलने वाली है, तो वैसी दशा में ये विधेयन जल्दी जल्दी किया गया है, तो मैं इसको रोक के रख सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें पहले चर्चा में हो गई है और ये 1947, 48, 49 तक चली। उसके बाद ये जाकर सर्वसम्मति से संविधान सभा ने इस चीज़ को लागू किया है। समय नहीं है तो नहीं है। अब संविधान से ही हमारा देश चल रहा है और संविधान के नीचे ही सभी लोग हैं, चाहे वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हैं, सब संविधान के नीचे ही है। संविधान सर्वोपरि है और उसमें लिखा गया है कि ये संविधान भारत की जनता को समर्पित किया जा रहा है। तो उस तरह से जो एक डेफिनेशन होती है कि जनता ही सर्वोपरि है, चूँकि संविधान कहता है कि जनता को समर्पित किया गया है, तो संविधान के नीचे सारी संवैधानिक संस्थाएँ हैं। तो उस तरह से ये जो भी चीज़ें, जो प्रावधान किया गया है, उसको बाध्यता है उसको मानना। अब उसमें कई बार हुआ है, 75 साल हो गए हैं, कई बार हुआ है कि बहुत सारे ऐसे गैप्स आ जाते हैं संविधान में, तो उसको लेकर विधायन होता है और पार्लियामेंट में उसको लेकर अमेंडमेंट का प्रावधान दिया गया। हमारे संविधान में ही प्रावधान है, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं संविधान के संवैधानिक प्रावधानों में। इसमें लेकिन जो केशवानंदन भारती का केस आया,
जो 42वें अमेंडमेंट के बाद आया था उसमें ये कहा गया था कि जो बेसिक फीचर्स हैं उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो अब ये व्यवस्था बेसिक फीचर में मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी ये एक अलग विषय बन जाएगा। और चूंकि राष्ट्रपति महोदया ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये सवाल पूछा है, ये क्या सर सारे इस सवाल का जवाब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता तो है ही जवाब, जब राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट हैं वो पूछ रहे हैं तो आपको जवाब तो देना ही होगा। आप मतलब मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकता है कि हम इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, या वो अपने हिसाब से संवैधानिक रूप से जो भी समीक्षा करके उसका जवाब देंगे, ऐसा विश्वास है। क्योंकि संविधान में सबका विश्वास है और सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के अंतर्गत ही चलता है, तो ऐसा करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा। और जो जो भी व्याख्या की जाएगी, क्योंकि आप वो 14 सवाल जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही गहन सवाल हैं। और जो संवैधानिक संरचना है उसके जो जो हाल फिलहाल में, चूंकि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक और नए राजनीतिक प्रयोग हो रहे हैं, तो वैसी दशा में बहुत सारे नए सवाल उठे हैं। तो उन सवालों से संबंधित है, इसलिए मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में जब ये जवाब आएगा तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। अब उसकी बाध्यता क्या है, कितनी है, या उसकी टाइमिंग कैसी है, इसके बारे में तो ये एक सामाजिक सवाल है। संविधान के इंटरप्रिटेशन में उसका कहीं कोई रोल नहीं है। संविधान को इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट भी इसके पहले करता रहा है। जैसा अभी मैंने बताया कि केशवानंदन भारती में भी कहा गया, बहुत बड़ी जो संवैधानिक पीठ बैठी, उन्होंने महीनों तक सुना, उसके बाद खूब मोटी वो जजमेंट पास की गई जिसमें कि संविधान की एक तरह से समीक्षा ही हो गई। तो ऐसा लगता है कि ये जो शुरुआत है तो इसमें कहीं न कहीं उसकी व्याख्या आ जाएगी। चूँकि ट्रांसपेरेंट हो गया, हमारी डेमोक्रेसी कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, मजबूत हो गई है। हर आदमी ऐसे सवाल जानना चाहता है। इन्फॉर्मेशन का युग है, इस युग में सब लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसी ऐसे समय में इस तरह के सवाल उठना लाज़मी है, और कहीं न कहीं जब ये जवाब आएगा तब जाकर हम देख पाएँगे कि क्या है। अब वो 14 सवाल जिसको गहनता से हम कॉमन मैन को ज़्यादा वो समझ में नहीं आ सकते। एक कर्सरी रीडिंग से बहुत कुछ जो न्यूज़ में है वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो लीगल फील्ड के लोग हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं संविधान की समीक्षा करने की कोशिश की जा रही है। सर दूसरी तरफ हम बात करें, कुछ हफ्ते हम पीछे चलें, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा था कि राष्ट्रपति महोदया को एक टाइम के अनुसार जो है हस्ताक्षर करने चाहिए। दूसरी तरफ जो है इसमें राजनीतिक गतिविधियां भी शामिल हो, चाहे जैसे हम मान लेते हैं कि जिस तरीके से गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का उधर से टिप्पणी आती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। इसको कैसे देखते हैं? निशिकांत दुबे ने कहा था कानून तो सर्वोपरि है, लेकिन कानून तो संसद बनाता है। देखिए, ये फटकार लगी, वो क्या कंटेक्स्ट है, उस कंटेक्स्ट को आपको समझना होगा। बात जो उन्होंने कही थी, वो बात लीगली सब लोग कहते भी हैं कि कानून तो संसद ही बनाती है। और उस कानून की व्याख्या या वो कानून हमारे संविधान के विरुद्ध है या संविधान के अनुसार है, इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो उन्होंने जो उनके कहने का मंतव्य था वो ये था कि कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ना करे, ऐसा उन्होंने कहा था। अब जो भी कंटेक्स्ट है, पूरी बात का कंटेक्स्ट आप समझेंगे, देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऐतराज भी किया है। तो ये संविधान सुप्रीम हम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी कि निशिकांत दुबे जो है छपना चाहते हैं, चमकना चाहते हैं मीडिया। हाँ, ये टिप्पणी हो सकती है, लेकिन जनरली ऐसा ऑर्डर शीट में ऑर्डर जब पास होता है तो ये चीज़ें लिखवाई नहीं जाती हैं, टिप्पणी होती है। और चूंकि अब सब कुछ ऑनलाइन स्ट्रीम होता है तो सबको ये पता भी लग जाता है। पहले भी ये होता रहता था, लेकिन जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं होती थी तो ये पता नहीं चल पाता था। तो अब ये कहीं ना कहीं ये बिटरनेस को भी दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि रूलिंग पार्टी के लोग अगर बहकते हैं या भटकने की कोशिश करते हैं संविधान की आड़ लेकर, तो सर्वोच्च न्यायालय उनको कहीं ना कहीं सबक देता है कि ये संविधान हमारा ऐसा है,
आप इस सीमा में रहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं उससे संबंधित ही बात है। हालाँकि जो कॉन्टेक्स्ट है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो बात उन्होंने जो कही, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी टाइमिंग या उसका कॉन्टेक्स्ट खराब हो सकता है। और उसके आगे का जो भी न्यूज़ बनी है या जो अभी देश में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, उसके हिसाब से क्या-क्या हुआ है, वो तो ख़ैर सर्वविदित है। सर एक और सवाल बनता है इसी से जुड़ा है, अनुच्छेद 200 क्या कहता है सर, इसी से जुड़ा है। देखिए, अनुच्छेद जो 200 है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि कैसे बिल जो पास होकर आएगा, उस पर एसेंट एसेंट शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब स्वीकृति जिसको कहा जाए। विधेयन की प्रक्रिया ये है कि पहले बिल टेबल होता है हाउस में, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो। तो केंद्र में होगा तो 2 सदन है हमारे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा। अगर राज्य में होगा तो जहाँ बाईकैमरल है तो वहाँ दोनों जगह जाएगा। और नहीं तो विधानसभा में बिल टेबल होता है, टेबल होने के बाद उस पर बहस होती है, बहस होने के बाद उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद अगर वो पास हो गया तो वो महामहिम राज्यपाल को या महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाता है, अगर केंद्र का कानून है तो। और उसके बाद वो दोनों सदनों में, केंद्र में तो थोड़ी प्रक्रिया अलग है, दोनों सदनों में उसको वोटिंग करानी पड़ती है, उसके बाद पास होता है। जिस सदन में शुरू हुआ था उससे दूसरे सदन में जाता है, वहाँ पास होने के बाद फिर वो अ, महामहिम राष्ट्रपति के पास चला जाता है। 200 का रोल वहीं पर है कि एसेंट देने की, स्वीकृति देना। राष्ट्रपति चूंकि हमारे संवैधानिक अध्यक्ष हैं, संविधान के सर्वोपरि हैं, तो वो उसकी स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति देने के बाद, देने का मतलब है कि उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ, मैं इस बिल को पास मानता हूँ या मानती हूँ। उसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ही वो कानून लागू माना जाता है। गजट में लिखा होता है कि इस डेट से ये गजट हुआ और इस डेट से ये कानून लागू माना गया। तो ये हमारी विधायन की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत 200 का एक रोल था, जो अभी हाल फिलहाल में 200 जो अनुच्छेद है वो अचानक लाइमलाइट में आ गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय सीमा नहीं है, पर हम अपनी 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय सीमा निर्धारित करते हैं। अब ये एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो 142 की शक्तियां हैं वो किस सीमा तक हैं, कहाँ तक हैं। ये अभी शुरू हुआ है, अब आगे देखते हैं कि आगे कहाँ तक ये कंट्रोवर्सी होगी। और मुझे लगता है कि ये एक जस्टिफाइड कंट्रोवर्सी है। इसको लेकर जो भी विवाद हो रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे संविधान की व्याख्या अच्छे से करने में मदद भी करेंगे। आखिर में सर मेरा दो सवाल है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति महोदय को एक टाइम बाउंड दिया था कि इतने दिनों में हस्ताक्षर करेंगे, क्या उसी का रिवेंज है कि 14 सवाल दागे गए सुप्रीम कोर्ट पे? दूसरा सर, कि क्या कोई बाउंडेशन दिया है राष्ट्रपति महोदया ने कि इतने दिनों में जवाब देने हैं सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल? देखिए, यही तो हमारे संविधान की खूबी है कि 143 में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कोई बाउंडेशन, उस पत्र को आप पढ़ेंगे तो कोई लिमिट उसमें प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। और आप हमारे संविधान को देखेंगे तो पाएंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा संसद है, वो इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो संसद की कार्रवाई में कोई भी समय सीमा जुडिशरी इम्पोज नहीं, अगर संविधान में पहले से लिखा गया है तो वो चलेगा, उसी अनुसार चलेगा। अगर उसका वायलेशन हुआ है विधायन की प्रक्रिया में, तो उस बिल को पास होने के बाद भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद उसको क्वैश माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, अनकंस्टिट्यूशनल माना जाएगा। और ये कहा जाएगा कि ये संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार नहीं हुआ। लेकिन अब जब समय सीमा नहीं है तो नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय सीमा निर्धारित करने की कोशिश की है। ये एक विवाद का विषय बन गया है। और आप जो कह रहे हैं कि रिवेंज के रूप में किया गया है, वो उनकी शक्तियां हैं। अब टाइमिंग आप जोड़ सकते हैं उसको, रिवेंज रिवेंज शब्द का प्रयोग तो हमारे संविधान में हुआ नहीं है। अब उसको आप रिवेंज जनता माने या आम जनमानस उसको क्या मानेंगी, ये तो अलग विषय है। लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है। अब ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है तो महामहिम राष्ट्रपति ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही पत्र लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। अब उस सुप्रीम कोर्ट के पास वो चिट्ठी आ गई है तो इनका अधिकार क्षेत्र है, ये अपने हिसाब से उसका जवाब अब दे सकते हैं।
चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट उमेश शर्मा जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हब।